हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मंगल पांडे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम क्रांतिकारी थे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत इन्हीं के विद्रोह से हुई थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। मंगल पांडे का जन्म तारीख और स्थान अभी भी विवादप्रद हैं। मंगल पांडे के पिताजी का नाम दिवाकर पांडे, माता जी का नाम अभयरानी देवी था। मंगल पांडे की एक बहन और 3 भाई थे। मंगल पांडे जीवन भर अविवाहित थे। एक बार मंगल किसी काम से अकबरपुर आए थे। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बनारस से लखनऊ जा रही थी। मंगल सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहलवश सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। एक सैनिक अधिकारी ने मंगल पांडे को तगड़े और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें रोजी रोटी की मजबूरी थी और इस मजबूरी ने अंग्रेजों की फौज में उन्हें नौकरी करने के लिए मजबूर भी कर दिया। 10 मई सन 1846 को मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। मंगल पांडे कोलकाता के पास बैरकपुर सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सैनिक थे। मंगल पांडे जी का वेतन के रूप में 7 रुपये प्रति माह इनको दिए जाते थे। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को दूधी पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय के पिता का नाम राधा कृष्ण और माता का नाम गुलाब देवी था। लाला लाजपत राय के पिता एक अध्यापक थे। लाला लाजपत राय ने कोलकाता तथा पंजाब विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लाला लाजपत राय ने 1899 में वकालत की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया था। कॉलेज के दिनों में ही यह स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से भी जुड़े थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही राधा नाम की लड़की से इनका विवाह हो गया। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। लाला लाजपत राय गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे। लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय 3 मई 1907 को रावलपिंडी में अशांति पैदा करने के लिए गिरफ्तार हुए और 6 माह तक जेल में रहे। लाला लाजपत राय ने कई महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी और यंग इंडिया नाम से एक पुस्तक को भी इन्होंने ही लिखा। 1929 में साइमन कमीशन का भारत आना, लेकिन इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए इन पर लाठीचार्ज हुआ और घायल अवस्था में 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी, कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार थे। बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। उन्हें लिखे गीत, उनके सरफरोशी की तमन्ना आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खिरनीवाग मोहल्ले में हुआ था। बिस्मिल के पिता का नाम मुरलीधर व माता का नाम मूलमती था।
बिस्मिल कुल 7 भाई बहन थे। उनका जन्म दूसरे स्थान पर हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को बिस्मिल उपनाम मिला था और इन्हें पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता था। बिस्मिल का पैतृक गांव बरवई, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में आज भी है। बिस्मिल जाति के तोमर क्षत्रिय थे, लेकिन उनके परिवार की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मोहल्ले के लोग उन्हें पंडित समझ बैठे। बिस्मिल के सुखमय जीवन के लिए उनके अभिभावकों ने जादू टोने का भी सहारा लिया था। इसका वर्णन वे अपनी आत्मकथा में करते हैं। बिस्मिल का मन पढ़ाई में कम, खेल व शरारत में ज़्यादा लगता था। बिस्मिल कुसंगति के कारण बचपन में पैसे चुराने, सिगरेट पीने, भांग पीने आदि के आदी हो चुके थे। बिस्मिल स्कूली शिक्षा के दौरान गुरु सोमदेव जी के विचारों से प्रभावित हुए और आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का घोर अध्ययन किया और उनके अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनके अनुसार विदेशी उत्पादकों के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही थी और यहाँ के लोगों का काम भी छिन्न रहा था। उन्होंने अपने आंदोलन में इस विचार को भी सामने रखा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गर्म धड़े के अभ्युदय को महत्व माना जाता था, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागरूकता पैदा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका विश्वास था 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में, अब बांग्लादेश है, एक संपन्न गडरिया जाति घर में पैदा बिपिन चंद्र पाल सार्वजनिक जीवन के अलग अपने निजी जीवन में भी अपने विचारों पर अमल करने वाले और स्थापित दकियानूशी मान्यताओं के खिलाफ थे। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया, जो उस समय दुर्लभ बात थी। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा, लेकिन धुन के पक्के पाल ने दबावों के बावजूद कोई समझौता नहीं किया। किसी के विचारों से असहमत होने पर वह उसे व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते थे। केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री जैसे नेताओं से प्रभावित पाल को अरविंद के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर 6 महीने की भी सजा हुई थी। जीवन भर राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले पाल का 20 मई 1932 को निधन हो गया। पाल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल्की। इस तिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। बिपिन चंद्र पाल ने लेखक और पत्रकार के रूप में बहुत समय तक कार्य किया था। वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। वासुदेव को आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता था। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोवावा जिले के सिरधोन गांव में 4 नवंबर 1845 को हुआ था। वासुदेव बलवंत फड़के बड़ी ही तेजस्वी और स्वस्थ शरीर वाले बालक थे। वासुदेव फड़के को वनों और पर्वतों में घूमने का शौक था। कल्याण और पूना में वासुदेव बलवंत फड़के की शिक्षा हुई और इनके पिता चाहते थे कि यह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपये प्रति माह के रूप में नौकरी करे। वासुदेव बलवंत फड़के पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे घर छोड़कर मुंबई चले गए। इन्होंने मुंबई में 20 रुपये की मासिक वेतन पर नौकरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। 28 बरस की आयु में पहली पत्नी के निधन हो जाने के कारण उन्हें दूसरी शादी की। शिक्षा पूरी कर वासुदेव बलवंत फड़के ने ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट पुणे में नौकरी करने लगे। 20 जुलाई 1889 को बीमारी की हालत में बलवंत फड़के एक मंदिर में विश्राम करते हैं
तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बलवंत फड़के पर राजद्रोह का मुकदमा चला और आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई। जेल में ही अनेक यातनाओं के कारण क्षय रोग के कारण 17 फरवरी 1883 को बलवंत फड़के का निधन हो गया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले बलवंत फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा को देखकर बलवंत फड़के चिंतित थे। उनका मानना था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवेगी नामक गांव में हुआ था। खुदीराम बोस के पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम बोस जब छोटे थे तभी इनके माता पिताजी का निधन हो गया। खुदीराम बोस को उनकी बड़ी बहन ने ही पाला पोसा था। आज़ादी की इतनी लगन थी इन्हें कि कक्षा 9 में ही पढ़ाई छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में यह कूद पड़े थे। खुदीराम बोस स्कूली दिनों में ही राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे और जलसे जुलूसों में यह भी शामिल होते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाते थे। खुदीराम स्कूल की पढ़ाई छोड़कर रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 16 मई 1906 को राजद्रोह का आरोप लगाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर कम उम्र होने के कारण और गवाह न होने के कारण इन्हें छोड़ भी दिया गया था। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, पर उसमें वह बच गया। 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पेमफाल्ट फुडलर पर बम से हमला किया, पर इस हमले में वे दोनों बच गए। खुद को घिरा देख प्रफुल्ल कुमार ने खुद पर गोली चला ली और वहीं शहीद हो गए। खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अपनी मृत्यु के समय खुदीराम बोस 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे। सरोजनी नायडू, यह भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पहली महिला गवर्नर थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष भी थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू के पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वारदा सुंदरी था। सरोजनी नायडू के पिता पेशे से वैज्ञानिक थे और माता कवियत्री। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंद्र नाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजनी नायडू को बचपन से कविता लिखने का शौक था। सरोजनी नायडू होनहार छात्रा थी और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा में निपुण थी। सरोजनी नायडू ने 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण की थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। सरोजनी नायडू 16 वर्ष की आयु में आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई थी। सरोजनी नायडू का विवाह 19 वर्ष की आयु में डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुआ था। सरोजनी नायडू के बच्चों का नाम जयसूर्य, पद्मजा, रणधीर और लीलामणि है। सरोजनी नायडू का पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड था। सरोजनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। रानी लक्ष्मीबाई ने देशभक्ति की अनुपम गाथा प्रस्तुत की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई बचपन का नाम
मणिकर्णिका था। लोग उन्हें प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। लक्ष्मीबाई की शादी 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। लक्ष्मीबाई ने आनंदराव नामक बच्चे को गोद लिया, जिसका बाद में नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को लक्ष्मीबाई के पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनाया। जनरल डलहौजी के दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजों की सेना झांसी की सेना और आगे बेबस मानने लगी। झांसी की सेना के आगे यह बेबस हो गई और किला बंदी और जज्बा अंग्रेजों पर यह भारी पड़ने लगा। दोनों हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर पीठ पर बच्चे को बांध कर देश की शेरनी अंग्रेजों पर टूट पड़ी। रानी के कुछ सैनिकों ने रानी को बाबा गंगादास की कुटिया पर भेजा, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रानी चाहती थी कि उनके मरने के बाद अंग्रेज उनके शव को हाथ तक न लगाएं। 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। सुखदेव भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी थे। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। इनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के लायलपुर गांव पंजाब में हुआ था। सुखदेव के पिता का नाम श्रीयुत रामलाल थापर व माता जी का नाम श्रीमती रल्ली देवी था। सुखदेव के जन्म के 3 माह बाद ही उनके माता पिता का निधन हो गया। सुखदेव लालन पालन उनके ताऊ लाला अचिंताराम बताई ने किया था। सुखदेव के ताऊ आर्य समाज से प्रभावित थे। इसका असर सुखदेव पर भी पड़ा। सुखदेव जब 12 वर्ष के थे तभी देश में जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटी। इसका असर उनके ऊपर भी पड़ा। उन्होंने लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल पास करके लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया और यहीं पर उनकी भेंट भगत सिंह से हुई। भगत सिंह सुखदेव के अच्छे दोस्त बने और यह दोनों बचपन से ही आज़ादी का सपना देखते थे। 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ, जिसके मुख्य संयोजक सुखदेव थे। 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की हत्या कर इन्होंने लाला लाजपत राय के मौत का बदला लिया था। सेंट्रल असेंबली में बम भले ही भगत सिंह व उनके साथियों ने फेंका, पर इसके पीछे का दिमाग सुखदेव का ही था। राजगुरु सिपराम हरिराजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजगुरु का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी संबत 1965 विक्रमी तदनुसार सन 1908 में 24 अगस्त को पुणे जिला के खेड़ा गांव में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने से बहुत छोटी उम्र में ही ये वाराणसी विद्याध्ययन करने एवं संस्कृत सीखने आ गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कम उम्र में कंठस्थ भी कर लिया था। इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के ये बड़े प्रशंसक थे। वाराणसी में विद्याध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क उनके क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तत्काल ही इनके साथ जुड़ गए। आज़ाद की पार्टी के अंदर उन्हें रघुनाथ के छंद नाम से जाना जाता था। रघुनाथ के छदम नाम से जाना जाता था, राजगुरु के नाम से नहीं। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। 23 मार्च 1931 को इन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर झूल। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उन्हें एडोल्फ हिटलर ने दिया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता जी का नाम प्रभावती देवी था।
पिता कटक के जाने माने वकील थे। बोस माता पिता के 14वें संतान में 9वें थे। 1920 में बोस ने लंदन में ICS की परीक्षा चौथी रैंक में पास की। नेताजी ने आज़ादी के संग्राम में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा जैसी आरामदेह नौकरी छोड़ दी। 1921 में से 1941 के बीच भारत के अलग अलग जिलों में नेताजी को 11 बार कैद रखा गया। 1941 में एक घर से नज़रबंदी के दौरान भाग निकले और कोलकाता, पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। 1943 में नेताजी ने बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। 1943 में जापान वासियों ने नेताजी को भारतीय राष्ट्र प्रेम की अगुवाई के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और जर्मनी से वापस जापान आए। नेताजी महात्मा गांधी के कई बातों और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड नेताजी को काफ़ी विचलित कर देता है और नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का भी गठन किया। 1941 में जब नेताजी ने जर्मनी और जापान से मदद उधम सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सूनम गांव में हुआ था। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था। उधम सिंह के पिता सरदार तेजपाल सिंह रेलवे कर्मचारी थे। उधम सिंह के जन्म के 2 वर्ष बाद उनके मां का निधन भी हो गया और 8 वर्ष बाद पिता का निधन हो गया था। माता पिता के निधन के बाद चाचा ने इन्हें अमृतसर के खालसा नाथ आश्रम छोड़ दिया। आश्रम में सिख दीक्षा संस्कार लेते समय इनका नाम उधम सिंह रखा गया। 1918 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1919 में उधम सिंह ने आश्रम छोड़ दिया। 1919 से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। 1924 में उधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हुए। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटी तथा तब उधम सिंह इस विशाल सभा के लिए पानी की व्यवस्था में लगे हुए थे और जलियांवाला की हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग का सबसे बड़ा आरोपी जनरल डायर था। उधम सिंह ने अपनी हाथ में इस बाग की मिट्टी लेकर इसका बदला लेने की कसम खाई। उधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए कई देशों में होते हुए लंदन पहुंचे। लंदन में उधम सिंह इंडियन हाउस में रहते थे। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंपे। भारत ने सम्मानपूर्वक उनके अवशेषों को उनके गांव में समाधि बना दी। उत्तराखंड के एक जिले का नाम उधम सिंह के नाम पर उधम सिंह नगर रखा गया है। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह ने ही दिया। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले में बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह बचपन में जमीन में बंदूक बोने की बात करते थे। 12 वर्ष की उम्र थी भगत सिंह की जब देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। इस घटना ने भगत सिंह को एक क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। भगत सिंह ने अपना घर छोड़कर कानपुर जाना उसे समझा, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहते थे। वह मानते थे कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह ने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। इन्हें कुश्ती खेलने का भी शौक था। भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों के लिए नियमित रूप से लेख लिखे। सिख होने के बावजूद भगत सिंह ने अंग्रेजों से बचने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा लिए थे। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे वह निचले स्तर के विस्फोट से बने थे, क्योंकि इनका मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि संदेश देने का था। हिंदू मुस्लिम दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने घोषणा की कि वह नास्तिक हैं। भगत सिंह 23 साल 5 माह और 23 दिन की आयु में 23 मार्च 1931 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।